हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर का जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फूड क्रॉप्स जो बेसिक थी हमने कर ली। अब जो हम करने जा रहे हैं बुक में आपके दी हुई है फूड क्रॉप्स देन अदर ग्रेन्स। इसमें शुगर केन जो है, गन्ना आप सब जानते हैं, उसको करने जा रहे हैं। शुगर केन, शुगर केन में भी इंडिया जो है ये हमारी पुरानी क्रॉप है। गन्ना जिसे हम कहते हैं, ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप देखना है आपकी शुगर केन कल्टीवेशन है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया न्यूज़ के हिसाब से वो आपको ऐसे पिक दे सकते हैं और पूछ सकते हैं इस क्रॉप्स के टेम्परेचर ये वो ये। तो शुगर केन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल है, यानी कि ना ज्यादा इसको गर्मी चाहिए ना ज्यादा इसको सर्दी चाहिए, और ये पूरा 1 साल लेती है उगने में। ये बात याद रखिएगा, प्रॉपर ग्रो होने में इसको 1 ईयर चाहिए फॉर ग्रोथ शुगर केन की क्रॉप को। और इसमें ह्यूमिड थोड़ा क्लाइमेट होना चाहिए। और देख लीजिए वही चीज़ें जो बताइए, ह्यूमिड क्लाइमेट, टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 एंड 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें मैनुअल लेबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आज भी गन्ने में, जो गन्ने की पूरी खेती होती है शुगर केन की, उसमें मैनुअल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर मतलब इसकी बीज रोपने से लेके इसकी सारी चीज़ों को चेक करना, ये सब चीज़ में मैनुअल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बुक में जो दिया है, इंडिया को अगर हम देखें तो ब्राज़ील के बाद इंडिया का जो है, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट, उसके बाद इंडिया का सेकंड रैंक आता है। और इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं किस किस जगह ये यूज आती है, तो शुगर के लिए, जैगरी के लिए, खंडसारी, इन चीज़ों में शुगर केन को यूज में लिया जाता है। जो प्रोमिनेंट शुगर केन प्रोड्यूसिंग हमारे स्टेट्स हैं उसमें यूपी ट्रेडिशनल रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये जो हैं ये स्टेट्स जो है ये टिपिकल हमारे शुगर केन प्रोड्यूसिंग में आते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। मतलब ये ऐसी क्रॉप है कि हिंदुस्तान में मैक्सिमम जगह पाई जाती है, क्योंकि इसके लिए कोई विशेष तरह की कोई मिट्टी और क्लाइमेट की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का जो आम तौर पर जो मौसम है वो शुगर केन के लिए बिल्कुल सही पाया जाता है। उसके बाद आता है जो दूसरी क्रॉप है स्टूडेंट्स, वो है ऑयल सीड्स, जिसको हम तिलहन कहते हैं, तेल जो होता है। इसमें भी वैरायटी ऑफ ऑयल है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल हमारे यहाँ होता है, कैस्टर ऑयल होता है, ठीक है, और सिजेम, तिल का तेल है ना। अभी सर्दियाँ आएंगी जब हम कहते हैं ना तिल्ली का तेल, तो ये ऑयल की अलग अलग वैरायटी होती है। हम खाने में मूंगफली का तेल, रिफाइंड ऑयल, तो इसमें भी अगर हम देखें तो हमारा जो है मैक्सिमम जो है प्रोडक्ट, हम थर्ड लार्जेस्ट में आते हैं। वी आर दी थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2008। कौन कौन से है? नारियल का तेल आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं एक एक बता देता हूँ आपको। ऑयल सीड्स वाला में हम कर रहे हैं। इसमें देखिए ग्राउंडनट, मस्टर्ड सरसों का तेल, कोकोनट, नारियल का तेल, सिजेम तिल का तेल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिंसीड, सनफ्लावर, ये सारे जो हैं अलग अलग वैरायटी के तेल होते हैं जो यूज में लिए जाते हैं। आजकल हमारे यहाँ ऑलिव ऑयल का जो नया कंसेप्ट आया वो हमारे यहाँ नहीं होता, वो ट्रेडिशन उसमें स्पेन और ये इधर से है। लेकिन जो हमारे यहाँ चला आ रहा है वो नारियल का तेल, सरसों का तेल। आज भी गाँव और इधर अगर आप जाएंगे तो सरसों के तेल को यूज में लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारा गुजरात जो है ग्राउंडनट में, मूंगफली के तेल में नंबर 1 है, जो गुजरात है हमारा स्टेट ऑयल सीड्स में। तो ये सारी जो है अभी कमर्शियल क्रॉप्स चल रही है जो हम देख रहे हैं। थर्ड पे जो है ऑयल सीड्स आपके समझ में आ गई होगी। इसमें भी कोई विशेष क्लाइमेट या कोई टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का जो क्लाइमेट है उसमें ये उग जाते हैं। और ऑयल में ये गुजरात है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, ठीक है ना, ये सब रबी क्रॉप है। सिजेम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। जो तिल है, तिल का जो है ये कुछ चीजें ध्यान रखने की है। सिजेम ये खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में और रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। वो ऐसे ही पूछ सकते हैं आपसे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। फिर आती है चाय, टी, बहुत आवश्यकता होती है, मैंने भी जस्ट अभी पी है चाय हिंदुस्तानी। ये हमारी ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल इसकी जो होम कंट्री है वो है चाइना, ठीक है। इसको कॉलोनियल्स, ब्रिटिशर्स एज अ बेवरेज क्रॉप इसको हिंदुस्तान में लेकर आए और उनको यहाँ के क्लाइमेट में, जो हमारा क्लाइमेट है उसमें ये सूटेबल लगी, जिसको उन्होंने एज अ कॉमर्शियल क्रॉप टी को किया। टी का लंबा चौड़ा इतिहास है। टी पे तो कई सारी जंग भी लड़ी गई, चाइना से वो ओपियम वॉर, ये सब जो है वो ब्रिटिशर्स, क्योंकि
चाय जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत फायदेमंद रही। उनको एक सब्स्टिट्यूट मिल गया, ठीक है, चाइना में जब उनको टी मिली तो, एंड देन व्हेन दे वर रूलिंग ओवर इंडिया, so the Indian, particularly this area northeast of Assam and the hilly areas, were suitable for the cultivation of tea, which they found it over China. Henceforth, successfully the tea and the coffee both can be regarded as the plantations which were introduced by the colonials, the tea and the coffee. तो चाय में भी नाम आते ही आपके सामने आता था दार्जिलिंग। एक स्टूडेंट मिस्टेक सब करते हैं कि दार्जिलिंग आसाम में है, दार्जिलिंग जो है वो बंगाल में है। इस चीज का ध्यान रखें, बंगाल आसाम के बॉर्डर पर आ जाता है, लेकिन ये है बंगाल में। दार्जिलिंग, आसाम, ये जो स्टेट्स हैं ये भी बड़ा ही मैनुअल लेबर की इंडस्ट्री है, इसमें भी काफी मैनुअल लेबर की आवश्यकता पड़ती है। आप वो टिपिकल देखते हैं वो पत्तियां तोड़ती हैं, और इसमें खास मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि रतनपुर करके एक एरिया है आसाम में, वहां की जो गर्ल्स और महिलाएं होती हैं उनको ही स्पेशलिटी है उन चाय की पत्तियों को प्लग करने की। बड़ा ही हार्ड मैनुअल लेबर का काम है। इसके लिए एक खास तापमान टेम्परेचर कम रहे, पानी रनिंग में रहना चाहिए। पहाड़ियों में उगती है, शैलो वाटर जो है वो वाटर जो है वो रनिंग होना चाहिए, इतना तेज भी नहीं कि वो पत्तियों को तोड़ दे, ठीक है ना। तो चाय के बागान प्लांटेशन होते हैं, इसमें यही सारी चीजें बताइए। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, बर्फबारी और ये ना पड़े, ठीक है ना, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यही चीज इसमें बताइए। टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जो मैंने आपको बता दिया बुक में वही चीज है, लेबर इंटेंसिव है, इसमें काफी लेबर की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। इट इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू स्टोर फ्रेशनेस। सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग बॉक्सेस में, ये सब चाय पत्ती को सुखाकर फिर उसकी पत्तियों को सुखा के पत्ती बनाना, वो सारा काम टी प्लांटेशन की जगह पर ही, वहीं पर ही होता है। ये जगह इन्होंने बताई है कहाँ कहाँ चाय होती है। 2008 चाइना, इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना एंड टर्की। हालांकि लेटेस्ट ये है कि श्रीलंकन टी इंडस्ट्री भी हिंदुस्तान को काफी टक्कर दे रही है। हिंदुस्तान दुनिया में फेमस ही रहा है, दार्जिलिंग टी एक सिनोनिम रहा, दार्जिलिंग टी ब्रिटिशर्स का खासकर। तो टी ये है। उसके बाद आती है कॉफी, ठीक है जी। कॉफी कहवा ये भी हिंदुस्तान की नहीं है, ये मोरक्को में सबसे पहले एक गडरिये को मिला था इसका प्लांट, तो फिर ये कॉफी हिंदुस्तान में हुई। हिंदुस्तान में कुर्ग जो इलाका है कर्नाटक में, वो फेमस है हमेशा। कर्नाटक में कुर्ग इलाका है जहाँ पर बाबा बुदान हिल्स है, बाबा बुदान की पहाड़ियां है, वहां पर ये कॉफी होती है। हिंदुस्तान की कॉफी की क्वालिटी भी बड़ी फेमस है। कॉफी दो टाइप्स की होती है, अराबिका और रोबस्टा, ये दो वैरायटी होती है। इंडिया में जो कॉफी है वो अराबिका वैरायटी की मिलती है, हिंदुस्तान की अराबिका वैरायटी की। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। उसका जो सांतोस पोर्ट है वहां से कॉफी जो है काफी जाती है, मोरक्को और इधर। और ये है साउथ में अगर आप जाएंगे, देखिए अराबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, ये वहां से आई थी और फिर हिंदुस्तान में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया। नीलगिरी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर जो है कॉफी जो है पाई जाती है। तो हमने जो जो देख लिया, शुगर केन, ऑयल सीड्स, इनमें से कोई एक प्रश्न किसी पर भी, किसी एक भी कमर्शियल क्रॉप का इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं, किसी को स्पेशलिटी पूछ सकते हैं। मैप पे आपसे मार्क भी इन द मैप जी, तो जैसे आपका कॉफी आए तो आपको कर्नाटक, तमिलनाडु याद रखना, उसमें कर्नाटक याद रखना है। टी का आए तो आपको आसाम पे कॉर्नर पे उधर मार्क कर देना है, बंगाल में, सिंपल चीज है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इन सब में अगर हम देखें तो इंडिया अभी पता नहीं रेटिंग का क्या हुआ है, लेकिन स्टूडेंट आपकी बुक में दिया हुआ है कि इन 2008 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। लेकिन अभी फिर बीच में, मैंने पहले भी कहा स्टैट्स बदलते रहते हैं, इंडिया फिर बीच में भी लार्जेस्ट हो गया। मैंगो ले लें, कई बनाना ले लें, कई सारे फ्रूट्स में इंडिया नंबर 1 है आज भी, ठीक है ना। सब्जियों में, फलों के उत्पादन में उत्तराखंड हमारा स्टेट जो है वो नंबर 1 है वेजिटेबल और फ्रूट्स प्रोडक्शन में, सबसे ज्यादा फल और ये पाए जाते हैं। और हमारे यहाँ के तो अगर आप देखें तो जैसे आम, महाराष्ट्र का अल्फांसो आम, ठीक है ना, मलियाबाद जो है वहाँ का, महाराष्ट्र के नागपुर के संतरे, ठीक है ना, तो ये हमारे फेमस हैं। जो अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के अमरूद, हर राज्य के कोई ना कोई फल जो है, लीची,
जो नाम आते ही सेब, नाम आते ही कश्मीर, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। तो आपकी बुक में भी ये दिया पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, लीची गुआवा यूपी की लीची, ये सब है। ठीक है, एप्रिकॉट, पियर, वॉलनट, अखरोट जम्मू कश्मीर के। कोई हमारे स्टेट्स में जा रहे होते तो हम उनसे बोलते भी रहे यार कश्मीर जा रहे हो, हमारे लिए बादाम सेब अखरोट ले आना। तो ये आप देखिए, ये आपको बता रहा है कि हमारी हिंदुस्तान की क्लाइमेट और टोपोग्राफी इस तरीके की है कि हमारे यहाँ हर फ्रूट जो है अवेलेबल हो जाता है, उग जाता है। अगर हम देखें मैक्सिमम में हम जो है वो लार्जेस्ट के अंदर आते हैं। सब्जियों में भी अगर हम देखें तो मटर, गोभी, प्याज, ठीक है ना, हम एक्सपोर्ट करते हैं टमाटर, आलू, जबकि ये बाहर की क्रॉप्स है। मैंने आपको बताया टमाटो, पटेटो, ये इंडिजिनस क्रॉप्स नहीं है, ये सब बाहर की हैं, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान में जो है ये सारी चीज़ें जो है उग गई। तो ये हमारी वो क्रॉप्स अभी हमने करी स्टूडेंट, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, अनाज के अलावा। वो जो पहले की थी चावल गेहूं, ठीक है, वो सब अनाज की थी, ये हमने अनाज के अलावा करी। गन्ने को किया हमने, हम तेल को देखा, ठीक है साहब, हमने चाय पी ली, हमने कॉफी पी ली, ठीक है, और फिर हॉर्टिकल्चर में फल सब्जियां भी खा ली, पूरा आपका तैयार कर दिया, डिनर नाश्ता ब्रेकफास्ट सब कुछ मिल गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम नॉन फूड टिपिकल कमर्शियल क्रॉप्स को करने जा रहे हैं, जिसमें रबर, फाइबर क्रॉप, कॉटन, जूट, ये सब आएंगे, तब हम इनको देखेंगे। समझ में आ रहा है? बढ़िया लग रहा है ना? चलो, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। आराम से रिलैक्स होकर समझा करो क्लास को, कोई ज्यादा टेंशन मत लिया करो, ठीक है। ये देखो कि हमारा भारत कितना महान देश है कि सब्जियों में नंबर 1 है, फल में नंबर 1 है, उसके बावजूद भारत में सबसे भूखे लोग हैं, उसके बावजूद भारत में सबसे ज्यादा भिखारी हैं, और भुखमरी का क्या हाल है, ये चीजें भी देखो। नॉन फूड क्रॉप की अगर हम बात करें, जो टिपिकल कमर्शियल हम पढ़ने जाएंगे, उसमें होगी रबर, उसमें आपकी बुक में दिया हुआ है कॉटन, जूट, ठीक है ना। ये मेरे हिसाब से 3 क्रॉप्स इन्होंने दी हुई है, बुक को साथ में लेके। हाँ, मतलब वो फाइबर क्रॉप, कॉटन, जूट, रबर, फाइबर रेशेदार जो जितनी होती है। सबसे पहले रबर को ले लेते हैं। रबर में जो हम देखें कहाँ यूज होता है, वल्कनाइजेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा साइंस में, उसके थ्रू रबर मिलता है। रबर आप जानते हो टायर में, उसमें ये बड़ा लेटेक्स तरीके का प्लांट है। केरल हमेशा से रबर में रहा, इक्वेटोरियल क्रॉप है, इसको जाहिर सी बात है सूरज जो है टिपिकल वो बहुत ज्यादा चाहिए। कुछ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में भी है, मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, निकोबार आइलैंड, मेघालय यहाँ पर है। 4th है हिंदुस्तान रबर में अगर हम देखते हैं, और लेकिन हमारे रबर की क्वालिटी को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, ये एक चीज है, ठीक है। और ये कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रबर दिया है, कहाँ कहाँ रबर को किस किस में यूज में लिया है। 62% आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, रबर के हमारे टायर, ट्यूब, इन सब में है। ये सारी चीजें आपको बताइए रबर कहाँ कहाँ यूज में होता है। फिर आती है फाइबर क्रॉप, ठीक है। फाइबर क्रॉप में आता है स्टूडेंट कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप होती है, पटसन जिसे हम कहते हैं। ये कौन कौन सी है? 3 जो है वो मिट्टी से है, बाकी जो है वो सिल्क तो आपको पता ही है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क थ्रू रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ये आजकल वापस हिंदुस्तान में हिट हो गया है, वापस रेशम की हिट। चाइना के पास ये कला थी, चीन ने पूरी दुनिया को दिया। चाइना का रेशम दुनिया में फेमस था, है, रहेगा। हिंदुस्तान में भी सिल्क का काम होता है, इसे सेरीकल्चर कहते हैं। कॉटन जो टिपिकल हिंदुस्तान का है, कॉटन, कपास जिसे हम कहते हैं, जिससे कपड़ा बनता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमको कॉटन के बारे में पता चलता है कि इंडिया में कितना प्राचीन था। वैदिक कल्चर और इन सब में कॉटन हिंदुस्तान में 12 महीने पहने जाता है। सर्दियों में भी हम कॉटन पहनते हैं, कॉटन इस तरीके का कपड़ा है। इंडिया का कॉटन जो है, जो रैंकिंग दी है, ये भी चेंज होती रहती है। 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, लेकिन फिर अभी जो अपडेटेड मैं बता रहा हूँ उसमें 3rd था, क्योंकि यूएस फिर 2nd हो गया। ये चेंज होती रहती रैंकिंग, ये कोई शाश्वत सत्य नहीं है। जैसे हमारी जो रैंक है, क्या बचपन से आप 1st रैंक ही आते हो, कभी 2nd भी आ जाते हो, कभी 4th, 5th, तो सेम ऐसी जो प्रोडक्शन की चीजें होती हैं वो भी चेंज होती रहती। कॉटन में टिपिकल हिंदुस्तान की जो डेक्कन ब्लैक सॉइल है वो आवश्यकता होती है। ये भी एक लेबर इंटेंसिव है, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये लेबर इंटेंसिव से इसमें मशीन की जरूरत पड़ गई। ब्लैक सॉइल में फिर ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये हमारे टिपिकल है, आंध्रा,
ये स्टेट्स जो है जो हमारे ब्लैक सॉइल वाले हैं, वहाँ ये कपास और कॉटन प्रोड्यूसिंग है। ठीक है स्टूडेंट, कॉटन बॉल्स होती है। ये इसको 210 क्रॉप 3 डेज चाहिए, अच्छी सनशाइन चाहिए, खरीफ क्रॉप है, 6 से 8 महीने इसको मेच्योर के लिए लगते हैं। मैक्सिमम हमारी गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा में, बाकी कुछ इधर पॉकेट्स में भी मिल जाते हैं, पंजाब, यहाँ भी कॉटन की होती है, पर जो बेस्ट क्वालिटी की कॉटन हिंदुस्तान की है वो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, इन 3 जगहों से आती है। ब्लैक सॉइल जिसमें मिट्टी में आर्द्रता होती है, नेचुरल होती है, और जिसको एक फॉस्फेट रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमने कर ली, और अब करने जा रहे हैं जूट। जूट जिसको गोल्डन फाइबर कहते हैं, जूट पटसन, जूट को कहते हैं पटसन। ठीक है जी, जूट पटसन जिसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। दिस क्रॉप एक बार बोर्ड के एग्जाम में किसी ईयर में आया था, मैं बोल रहा हूँ विच क्रॉप इज नोन एज दी गोल्डन फाइबर। तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है जी। और ये टिपिकल पहले जब हिंदुस्तान एक था प्री पार्टीशन, वो कमर्शियल क्रॉप थी जो सबसे ज्यादा हिट थी। आज बांग्लादेश पूरी दुनिया में नंबर 1 है। सोचो बांग्लादेश कभी हमारा था तो आज हम नंबर 1 होते। ये बिकॉज एक चीज है, आपकी बुक में दिया हुआ है कि इसको कंपटीशन मिल रहा है। बुक थोड़ी सी शायद मुझे लगता है पुरानी है, तो इसमें बुक, हालांकि मेरे हाथ में तो नया ही एडिशन है, बट देखिए इसमें जो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, वो स्टेट्स हैं ईस्ट के। अब ये गनी बैग, बोरा जो होता है, मैट, रोप, यार्ड, टोकरी, ये सब होती है। देखो लास्ट में इसमें लिखा है ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल, पर्टिकुलरली द नायलॉन। नायलॉन इंडस्ट्री ने एक टाइम पे सिंथेटिक फाइबर में जूट को, इंडस्ट्री को खत्म कर दिया था। बट लेटेस्ट, इसीलिए तो आपने आज ही ज्वाइन किया है, कुछ अलग हम बता रहे हैं आपको, नहीं तो आपके स्कूल में भी ये चीज मिल रहा है, फिर अलग ही क्या, लेटेस्ट अपडेटेड कुछ ना कुछ अलग ही तो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये है कि अब वापस, बिकॉज जूट इसके कंपैरिजन में इको फ्रेंडली होता है। जूट के जो, इसको यूनाइटेड नेशंस ने भी रिकमेंड किया है, ठीक है, कि जूट को यूज में लिया जाए। जूट की रस्सियां, जूट के बैग, गनी बैग, हैंडमेड जूट की टोकरी, ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा रिकमेंडेड है। इसमें आग बहुत जल्दी पकड़ती है, जूट जो है वो काफी। तो जूट की वापस मांग, जूट के वापस जो है स्टार्ट हो गया, और जूट डेकोरेशन में भी जूट में का काफी होता है। तो जूट हो गया। अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मतलब है कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये आवश्यकता पड़ जाती है गवर्नमेंट की। जब ब्रिटिश के अंदर थे तब आपने पढ़ा होगा रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, उन्होंने हमको सिर्फ एक जो हिंदुस्तान का किसान था उसको भिखारी बना के छोड़ दिया। तो जब और फिर महात्मा गांधी के आने से, यू हैव रेड द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज गांधी जी एसेंटुएटेड ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर फार्मर्स, ही सेड। तो वो जो हमारे आइडियल और प्रिंसिपल्स थे, उनको लेकर जब हमें आजादी मिल गई, तो फिर क्या हुआ, हमारी सरकार ने सबसे पहले जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन हमारा आया था, अब तो खैर नीति आयोग हो गया, उसमें लैंड रिफॉर्म को किया। लैंड रिफॉर्म जो हमारे थे पूरी दुनिया के लिए सबक बने। हमने सबसे पहले फर्स्ट लैंड रिफॉर्म से जमींदारी को खत्म कर दिया। ये बहुत अच्छी चीज हुई। ये जमींदारी सारी कंसेप्ट कर दी। किसान को ये बताया गया कि सरकार आपकी सरकार है। तो लैंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए, जमीनों को के मालिकाना हक, पट्टे दिए गए किसानों को, जमीनों और किसान की इंपॉर्टेंस वापस ली गई। ये इसमें तो इनक्रेडिबल और कमेंडेबल हम कहेंगे, जो शुरुआती साल थे उसमें किसानों को जिस तरीके से मदद दी गई। तो जो पहला फेज था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का, एग्रीकल्चर, देखो वो तो अपन पढ़ चुके हैं, 60% जो है वो एम्प्लॉयमेंट को, लाइवलीहुड को हिंदुस्तान के जोड़ता है। तो क्या किया गया उन फर्स्ट लैंड रिफॉर्म में, फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान, द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड लेड टू, जमीनों की अलग अलग तरीके से समझाया गया किसानों को, ये सारी चीजें दी गई, जमींदारी को खत्म किया गया। उसके बाद जो दूसरी क्रांति आई वो आई 1960s में, जब स्टूडेंट्स ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट आया। ये दो चीजों ने 1960s और 70s में हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर को बदल के रख दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन दोनों ने। ग्रीन रेवोल्यूशन, मैक्सिको के एक साइंटिस्ट थे
नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स फॉर व्हीट एंड रबी क्रॉप्स, इन फसलों के लिए इस तरीके के बीज बनाए थे, आविष्कार किए थे जिनसे बम्पर प्रोडक्शन हो, जिनसे जबरदस्त हो। तो 1960s में हिंदुस्तान में जब ये लॉन्च किए गए, खासकर पंजाब उत्तर प्रदेश के किसानों को जबरदस्त फायदा हुआ और हमारी जो खाने की कमी थी उसको भी काफी हद तक सॉल्व कर दिया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से कई सारी चीजें आई, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, कैनाल इरिगेशन का कंसेप्ट आया, फर्टिलाइजर्स का कंसेप्ट हिंदुस्तान में आया, और मैंने शुरुआत में आपको कहा था जो हमारी खेती थी, अगर मैं कहूँ एग्रीकल्चर हमारा जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस टेक्नोलॉजीज पे चल रहा था वो मॉडर्न मैकेनाइज्ड ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ। हिंदुस्तान में उस टाइम पे MS स्वामीनाथन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और फिर उसी के बाद ही में उसी के पीछे पीछे आया व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसमें PJ कुरियन और जो हमारे अमूल है वो चीज हुई। तो हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर 1960s-70s में ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन से हम देखते हैं इसमें काफी बदलाव और काफी चेंजेस हमको देखने को मिले। 1980s और 90s में लैंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, राजीव गांधी की गवर्नमेंट और जो सक्सेसिव गवर्नमेंट आई, अच्छा पॉलिटिशियंस को भी मालूम पड़ चुका था कि गांव और किसान बड़े इंपॉर्टेंट है, हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो हिंदुस्तान में यदि राज करना है तो गांव और किसानों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो कुछ बड़ी बड़ी स्कीम्स चली जिसमें नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इस तरीके से बैंक सामने अस्तित्व में आए, जिन्होंने पहली बार किसानों को बताया कि यदि आपके ओलावृष्टि, सूखा ये सब पड़ेगा तो आपको लोन लेने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट आपके लिए मौजूद है। किसान इंदिरा विकास पत्र आए थे 1980 में, ये देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें हैं। 1980s-90s में और कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड, बहुत जबरदस्त फोकस किया था 80s और 90s में किसानों को जमीनों को बेहतर करने के लिए। ये टेक्निकल रिफॉर्म्स किए गए, इंश्योरेंस दिए गए, एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिए गए, गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से दिए। कृषि 1980s में एक कृषि दर्शन करके प्रोग्राम बनाए गए, और फिर अब मैं 1990 से 2000 की बात करूं तो MG नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वो एक बहुत बड़ी चीज है। किसानों के लिए जो है इन GSAT सैटेलाइट्स बनाए गए एक्सक्लूसिवली जो किसानों को खबर दे, किसानों के बैंक्स डेवलप किए गए, ग्रामीण बैंक किसानों के खाते में। सो बिकॉज वी ऑल आर अवेयर दैट एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को मालूम पड़ चुका था कि यहाँ पर काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, अच्छा भूदान मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी के जो अनुयायी थे जिनको बहुत मानते थे, विनोबा भावे ने किया था कि ही वाज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ गांधी ग्राम स्वराज्य। उन्होंने कहा था कि अपनी जो जमीनें हैं सत्याग्रह और इस सब में वंस देयर वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर, उन्होंने कहा था कि जमीनें दान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जमींदारों के पास पहले एकड़ों में जमीनें थी, पहले राजा महाराजा, पहले तो हिंदुस्तान में जमीन की कमी नहीं थी, तो एकड़ों में जमीनें थी, कितना, तो उन्होंने कहा जमीन भूदान करिए, जमीन का दान करिए। इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा गया, एक नोट दिया जा सकता है ताकि किसानों को जमीनें दी जा सके, ठीक है, ग्राम दान। अब ये कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वाला चैप्टर बिल्कुल वही आ गया कि देखिए ग्रॉस GDP में 1951 से अब तक वही बिल्कुल है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर जो है उसने कंट्रीब्यूशन दिया। वो हमने वहां पढ़ा भी था कि धीरे धीरे हमने जब कौन सा सेक्टर में जब ग्रोथ करी, सर्विस सेक्टर, टर्जरी सेक्टर में ग्रोथ हुई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ हुई, तो जो हमारी इकोनॉमी सेंटर्ड थी एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर में, उसमें हमने एक पैराडिग्म शिफ्ट किया। हमारा एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ जो हमने देखा कि हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखी कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी वो हमारा GDP का जो शेयर था एग्रीकल्चर का वो धीरे धीरे कम हुआ और सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हुई। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कई इंस्टीट्यूट्स बने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, वेटनरी सर्विसेज, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, जैसे तबीजी में अजमेर में
एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड्स एंड स्पाइसेस है, अजमेर में ही है, तबीजी में डीएवी कॉलेज के आप आगे जाओगे। इवन डीएवी कॉलेज भी अपने जमाने में एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज था। पंतनगर उत्तराखंड में पहली यूनिवर्सिटी थी एग्रीकल्चर की। तो यूनिवर्सिटीज बनाई गई, रिसर्च पे जोर दिया, किसानों को जोड़ा गया, उनको नए बीज खाद के बारे में बताया गया, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स समय के साथ होते रहे। और ये जीडीपी का शेयर है, वही चीज आगे देखते हैं 2002, 7, 7, 12 किस तरीके से हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स में सब्सिडीज दी गई, फर्टिलाइजर्स में सब्सिडीज दी गई। अच्छा, अभी जो कृषि बिल पास हुआ है वो तो आपको पता ही है, देखो अभी भी कितनी बड़े चेंजेस किए गए, वो क्या थे वो आपकी किताब में तो नहीं है, कभी हम जब मिलेंगे तब आपको डिस्कस कर लेंगे। अब है फूड सिक्योरिटी की बात। फूड सिक्योरिटी ये है कि हिंदुस्तान में दो चीजें इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी को लेकर। एक तो है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो उगाते हैं किसान सारा कुछ, वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से खरीदता है, फिर उसकी एमएसपी तय करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं की खेती है तो समर्थन मूल्य सरकार तय करती है कि कम से कम मान लो 70 रुपए किलो पे गेहूं बिकेगा, फॉर एग्जांपल वो सरकार तय करती है ताकि किसान को उसका वाजिब हक मिल सके। मंडियों में जब अनाज जाए तो उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। फिर एक टर्म होती है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये सारी चीजें तो हो गई, फिर आपके दिमाग में ये बात आएगी जो मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के भी आती है कि सर इतना अनाज हिंदुस्तान में होता है, आपने चैप्टर पढ़ के आपको क्या निकला, हम वीट में सेकंड थर्ड है, चावल में सेकंड थर्ड है, किसी में भी थर्ड से नीचे नहीं, फिर भी अनाज गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच पाता, किसानों की हालत खराब क्यों है? बिकॉज तो ये सारी चीजें पेपर वर्क में चलती हैं। किसान हमारे अभी भी अनपढ़ है, लिटरेसी लेवल इतना उनके पास नहीं है, वो अभी भी नहीं समझ पाते हैं कई सारी स्कीमों को, और आड़ती मिडिल मैन जो होते हैं उनके चक्कर में आ जाते हैं। फूड सिक्योरिटी ये है, इसमें ये सारी चीजें हैं। टू कंपोनेंट, बफर स्टॉक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो स्टॉक में अनाज रखता है किसानों से रख के, वो पीडीएस सिस्टम के थ्रू, राशन कार्ड सिस्टम जो है हमारा, जो राशन की दुकानें हैं, राशन कार्ड है, वो पीडीएस सिस्टम में आता है, लेकिन वहां हेरफेर हो जाती है, वो वहां अनाज जो वहां से निकलता है वो वहां पहुंचता ही नहीं है, फिर उसको ब्लैक में वो गरीबों को बेचते हैं। अच्छा, एफसीआई यही चीज इसमें बताई है कि the FCI procured food grain from the farmer and the government announced minimum support price. The government used to provide subsidies on agri, क्योंकि फर्टिलाइजर बहुत महंगे आते हैं तो उस पर सब्सिडी प्रोवाइड की थी, छूट देती है काफी चीजों पे, लोन पे, इन चीजों पे। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि क्या कारण है जिनसे ये चीजें नहीं हुई। वो कारण है एक्सेसिव एंड इम्प्रूडेंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर से नुकसान ये हुआ है, कीटनाशकों से नुकसान फर्टिलाइजर से हुआ है कि जमीन के अंदर एसिडिक हो गई है जमीन, जमीन ने अपनी नेचुरल फर्टिलिटी खो दी है। अच्छा, फिर किसान जल्दी ज्यादा प्रोडक्शन के लालच में आकर अपनी मिट्टी को और अपनी फसल को खराब कर देते हैं, जिससे भी बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कई जगह ये चीज, इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, ये चीजें भी हम देख रहे हैं। अच्छा, फिर वीट एंड ग्रोन मोर फॉर द एमएसपी दे गेव आर फोर मोस्ट एग्जांपल, वो आ गया पंजाब हरियाणा का। इंटर क्रॉप पैटी, फिर दो कैटेगरी है, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, हर एक को अलग अलग उससे जो है क्रॉप्स और वो अनाज मिलता है। अब बीपीएल कार्ड धारी, आपने सुना होगा, आपके घर में मेड आते हैं, ये आते हैं, उनको सस्ता अनाज, सस्ता गेहूं, अन्नपूर्णा अन्न योजना कई है जिनमें चावल सस्ता मिलता है, गेहूं सस्ता मिलता है, ये सारी चीजें बताइए। अब इसमें बताया कि भी डिफरेंट, हर एक की इशू प्राइस अलग है। However, this categorization is not per number of deserving poor have been excluded from the BPL category. अब BPL और APL के लिए कई तो कहते हैं APL गलत बनाई, मैक्सिमम को आप BPL में ही डाल दो, भारत में गरीबी है। तो ये सारी चीजें हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पैराडिग्म शिफ्ट है। आप देख सकते हैं कि इसमें यही सारी चीजें बताई है। कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप, कई जगह जो है कई किसानों ने जो है, एक तो लैक ऑफ वाटर है उसकी बात करी, कई जो है ट्रेडिशनल फूड क्रॉप से हट रहे हैं, वो कमर्शियल क्रॉप में जा रहे हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर। तो ये चीज भी एक बड़ी प्रॉब्लम देखने में आ रही है। ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें यही बताया गया है कि देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट
फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है ना, इन चीज़ों में ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यदि फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन कम हो गई। हम खाएंगे कहाँ से, हम खरीदना पड़ेगा हमको, क्योंकि जो किसान है उनको लगता है कि चावल गेहूं में वो जितनी मेहनत करते हैं, दालों में जितनी मेहनत करते हैं, जितना रख रखाव करते हैं, यदि वो कुछ रेशम के कीड़े पाल लें, यदि वो तेल और इनमें काम कर लें कमर्शियल क्रॉप में, तो उससे तिगुना पैसा उनको मिलेगा, ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, एक लैंड डिग्रेडेशन भी आ रही है। लैंड डिग्रेडेशन क्या है कि सरकार किसानों को मुफ्त बिजली देती है, फ्री बिजली देती है, तो सब ने पंप लगा लिए, ट्यूबवेल लगा लिए, उससे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो गई, वाटर लो रेनफॉल एरिया, ये देखिए पंप ग्राउंड वाटर से पंजाब और इधर ये जो है राइस, तो इससे क्या हुआ है। अच्छा, फिर बड़े बड़े लोग आ गए, बड़े बड़े फार्मर आ गए हैं, उन्होंने छोटे फार्मर को बिल्कुल खत्म कर दिया है, ठीक है ना। बड़े किसानों ने वो कमर्शियल क्रॉपिंग की स्टार्टिंग कर ली है, बड़े बड़े खेत खरीद लेते हैं। ये एक चीज है। जैसे इस बार का जो हमारा है, ये देखिए ये जो है ये पूरा ये दिया हुआ है सीड ऑफ फार्मर सोसाइटी, अभी भी बहुत ज्यादा हाल खराब है, ठीक है। अब ये हाई बिल्डिंग सीड, फर्टिलाइजर, ये बहुत ज्यादा महंगे हैं। जब तक फसल मार्केट में उनको एक्चुअल प्राइस नहीं मिलता है, मिडिल मैन हर जगह है, करप्शन है, इसको आप एक बार रीड आउट करोगे तो सारी चीजें आपके समझ में काफी चीजें तक आ जाएगी। ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया गया कि ग्लोबलाइजेशन से क्या फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। 90s ग्लोबलाइजेशन जब आया, हमारा एग्रीकल्चर भी चेंज हुआ। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा हवा का झोंका था जिससे हर इंडस्ट्री अफेक्ट हुई, तो हमारा एग्रीकल्चर भी इससे अफेक्ट हुआ। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हो गई, ठीक है ना, कॉमर्शियल क्रॉपिंग और ज्यादा बड़ी ग्लोबलाइजेशन से। आप देख सकते हैं, पहले इसमें पास्ट बताया, नए चैलेंजेस आ गए, ठीक है ना, स्पाइसेस अलग अलग आ गए। ये देखिए ये इंडिया की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि ओवर यूज ऑफ केमिकल, जीन रेवोल्यूशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है जिसमें नए नए सीड्स को हर एक के साथ मिलाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं कि हमको वो सब बताया जा रहा है कि जीन रेवोल्यूशन क्या है, जिसमें वो अलग अलग तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग करके कर रहे हैं। हैवी पेस्टिसाइड्स यूज में लिया जाता है। जैसा भी सर्दियाँ आ गई, किसान पराली जलाएंगे, वो अभी से वो खेत पैडी कल्टीवेशन में वो आग लगती है। तो ओवरऑल बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि क्या है ना, समय के साथ, वक्त के साथ चेंजेस होते होते एग्रीकल्चर जो है उसको भी काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ी। ये सारा पैसा गवर्नमेंट करती तो है किसान के लिए। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम है, मैं 1 रुपया भेजता हूँ दिल्ली से और 5 पैसे पहुँचते हैं। ये फैक्ट बात है। ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती। जरूरत क्या है कि किसान पढ़ें लिखें, खुद मैच्योर हों। दूसरा एक और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि जो ट्रेडिशनल किसान थे उनकी नेक्स्ट जनरेशन खेती के प्रोफेशन से हट रही है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर थी। आई होप आपकी समझ में आया। काफ़ी चीज़ें हमने इसमें क्लियर कर दी। क्या क्या हमने देखा ओवरऑल, अगर हम देखें, हमने क्रॉपिंग सीजन से शुरुआत करी, टाइप्स ऑफ फार्मिंग से शुरुआत करी, हमने देखा फूड ग्रेन, राइस के बारे में पढ़ा, व्हीट के बारे में, पल्सेस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। स्पाइसेस भी अपने आप में एक बहुत बड़े हैं। इंडिया जाना जाता है, पता नहीं सीबीएसई इसमें इंक्लूड क्यों नहीं कर रही। स्पाइसेस के लिए भी इंडिया जाना चाहता है। जो हमारी कार्डमम हिल्स, नाम ही कार्डमम हिल है, जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, उनके लिए काफ़ी है। लेकिन फिर ओवरऑल स्टूडेंट्स बात यही आती है, नाउ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इसके बावजूद किसान हिंदुस्तान में इम्पोवरिश्ड कंडीशन में है, किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट हर हिसाब से। आई होप आपकी समझ में आया। हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर कर ली। ओके, चेक किया।